हे गाइस, वेलकम टू थिंक फॉरवर्ड। दिस इज श्रेष्ठा और आज मैं बात करने वाली हूँ ओवरऑल इम्यूनिटी क्या होती है उसके बारे में। तो इम्यूनिटी हमारे शरीर की वो एबिलिटी होती है जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से फाइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जो भी डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, चाहे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जो कि हार्मफुल होते हैं, उनसे अगर कोई सिस्टम फाइट कर रहा है तो वो होता है इम्यून सिस्टम। और जो ये प्रोवाइड करता है उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, यानी कि रोगों से लड़ने की एक प्रकार की प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर के अंदर होती है जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। और इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है? इम्यून सिस्टम। इम्यूनिटी दो टाइप की हमें देखने को मिलती है, पहली तो इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी जन्मजात इम्यूनिटी होती है जो हमें बाय बर्थ मिलती है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम एक्वायर करते हैं, मीन्स उसके प्रति हम अडेप्ट होते हैं, इसीलिए इसे अडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। क्योंकि बाय द टाइम हमें कई प्रकार के इन्फेक्शंस होते रहते हैं जो हम जिसके प्रति हमारी बॉडी अडेप्ट करती है, हम एक्वायर करते हैं वो इम्यूनिटी, तो वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आती है। इन्नेट इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो इन्नेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मीन्स ये किसी स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हार्मफुल है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस है, मीन्स ये ओवरऑल जितनी भी टाइप के हार्मफुल सब्सटेंसेस है उनके प्रति समान रूप से वर्क करती है। और ये प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी कि बाय बर्थ से हमें ये मिलती है और इसीलिए हम इसे इन्नेट इम्यूनिटी नाम देते हैं। एंड दिस इज़ अकम्प्लिश्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स। हमें यहाँ पे बैरियर्स देखने को मिलते हैं क्योंकि ये जो इम्यूनिटी होती है वो बाय बर्थ होती है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बैरियर हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं जो कि इन हार्मफुल सब्सटेंसेस से हमें प्रोटेक्ट करती है और उससे बचाती है। बैरियर्स की अगर हम बात करें तो फोर टाइप्स के हमें बैरियर्स देखने को मिलते हैं। पहले तो फिजिकल बैरियर्स, देन फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, सेलुलर बैरियर्स एंड साइटोकाइन बैरियर्स। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। अगर हम फिजिकल बैरियर्स की बात करें तो फिजिकल बैरियर्स में हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे कि हमारी स्किन हो गई, यानी कि फिजिकल मतलब जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो हम एक तरह से बैरियर का काम कर रही हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री को प्रिवेंट करें। ठीक है, तो ये होती है, पहले तो स्किन ही होती है, क्योंकि अगर स्किन ही नहीं होगी तो बॉडी में डायरेक्टली एंटर कर जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो स्किन एक तरह से प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह यहाँ पे वर्क करती है। स्किन में क्या क्या होता है, एपिडर्मिस होती है, देन डर्मिस होती है एंड देन सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डायरेक्टली हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स है और जो हमारे मतलब सेंसिटिव ऑर्गन्स है उसको अफेक्ट नहीं कर पाते हैं, और स्किन बहुत ही ज़्यादा एक मेजर फिजिकल बैरियर में आता है। उसके अलावा म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, यानी कि एक म्यूकस कोटिंग होती है, मींस एक स्लाइमी लेयर होती है। कहाँ कहाँ पे? हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जैसे जीआईटी भी कहते हैं, और यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, यानी कि जहाँ से हमारा यूरिन पास होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें वहाँ पे म्यूकस कोटिंग देखने को मिलती है, यानी कि एक स्लाइमी लेयर की कवरिंग होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तो वो डायरेक्टली उसको हार्म नहीं कर पाएगा और रेस्पिरेटरी, जीआईटी और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट हमारे सेफ रहेंगे। तो वो क्या करते हैं, वो ट्रैप कर लेते हैं माइक्रोब्स को, जिससे कि वो बॉडी के अंदर एंटर ना कर सके, तो वहीं पर वो रुक जाए। तो ये सारी चीज़ें हमारे स्किन में, हमारे बॉडी में देखने को मिलती हैं, जो कि एक टाइप का बैरियर, फिजिकल बैरियर प्रोवाइड करती है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारी म्यूकस लाइनिंग होती है, नोज़ पे, नाक के अंदर भी हमारा एक स्लाइमी लिक्विड फिलअप होता है, हमेशा हमें मॉइस्ट रहती है हमारी नोज़। तो वो इसीलिए होता है कि वो ट्रैप कर लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अंदर ट्रैकिया है, ब्रोंकियाई है, वहाँ पे एंटर नहीं कर पाएगी। और सबसे मेन चीज़ कि वो लंग्स में एंटर नहीं कर पाएगा, तो जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो मतलब इजीली होता रहेगा। स्किन तो हमारा फिजिकल बैरियर में आ गई। उसके अलावा स्वेट जो होता है, जिसे हम पसीना कहते हैं, तो वो निकलता रहता है, जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसकी एंट्री को प्रोहिबिट करता है। दूसरी चीज़ आइज़ भी होती है, जिससे टीयर्स निकलता है, लैक्राइमल ग्लैंड से टीयर्स निकलता है। तो टीयर्स की वजह से क्या होता है कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और भी कई हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, उनको ये आइज़ में एंट्री होने से रोकता है, क्योंकि जब वाटर फिलअप हो जाता है आइज़ में, तो वो उसी वाटर के थ्रू ही वो बाहर आ जाता है आइज़ से, तो वो अंदर हार्म नहीं कर पाता। देन फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, अगर हम फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की बात करें तो हमें एसिड देखने को मिलता है स्टमक में,
उसके अलावा सलाइवा माउथ में और टीयर्स आइज़ में, ये क्या करते हैं, ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, ठीक है, माइक्रोबियल ग्रोथ को वो प्रिवेंट करते हैं। स्टमक में एसिड होता है और टिल डेट ऐसा माना जाता है कि स्टमक में इतना हाई क्वालिटी का एसिड होता है, HCl होता है, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से कहा जाता है कि इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। तो यहाँ पे बोला जाता है कि सलाइवा जैसे कि हमारे सलाइवा में सलाइवरी माइलेज होता है जिसे हम टाइलिन भी कहते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को प्रोहिबिट करते हैं और इनहिबिशन करते हैं, उसको अंदर जाने से रोकते हैं। तो जो हमारा सलाइवा होता है वो भी एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है। और जो टीयर्स होते हैं लाइक्राइमल ग्लैंड से जो टीयर्स निकलते हैं वो भी हमारे आइज़ को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं क्योंकि जो वो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं और उसको फ्लूइड के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करती हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे जो डिफरेंट टाइप्स के फिजिकल बैरियर्स हैं वो क्या एक्चुअल में वर्क करते हैं। जैसे कि सलाइवा, सबसे पहले तो सलाइवा में अगर हम देखें तो एंटी बैक्टीरियल एंजाइम्स होते हैं जैसे कि टाइलिन है, जिसे हम सलाइवरी माइलेज भी कहते हैं, जो स्टार्च का डाइजेशन भी करता है। तो उसके अलावा भी सलाइवा में pH वैल्यू भी होती है, कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि एंटी बैक्टीरियल होती है, एंजाइम्स होते हैं उसमें कई सारे। तो वो सारी चीज़ें जो होती है माइक्रोबियल की ग्रोथ को, माइक्रोब्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करती है। उसके अलावा स्किन तो एंट्री को ही प्रिवेंट कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। उसके अलावा स्टमक एसिड, लो पीएच किल्स हार्मफुल माइक्रोब्स। स्टमक का एसिड जो होता है उसमें बहुत ही लो पीएच होता है। हम जानते हैं कि पीएच अगर एसिडिक है तो पीएच लो होता है और एल्कलाइन है तो पीएच 7 से ज़्यादा होता है। तो लो पीएच जो होता है वो हार्मफुल माइक्रोब्स को किल कर देता है, जिसकी वजह से जो स्टमक है वो सेफ़ रहता है। उसके अलावा टीयर्स में भी एंटी बैक्टीरियल एंजाइम्स होते हैं जो माइक्रोब्स के एंट्री को इनहिबिट करते हैं। दूसरा होता है म्यूकस लाइनिंग ट्रैप्स डर्ट एंड माइक्रोब्स। अगर ये इसकी बात करें तो म्यूकस लाइनिंग होती है कहाँ पे, गट में हमारे। तो वहाँ वो क्या करते हैं, डर्ट को ट्रैप कर लेंगे, माइक्रोब्स को ट्रैप कर लेंगे, जिसकी वजह से वो अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं जाएंगे, लंग्स में नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो लंग्स होगा वो प्रोटेक्टेड रहेगा। उसके अलावा गुड गट बैक्टीरिया भी होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल ही हो हमारे बॉडी के लिए। बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल है और हमारे लिए अच्छा वर्क करते हैं, जैसे कि गुड गट बैक्टीरिया कम्पीट बैड माइक्रोब्स। कभी कभी हमारे गट में कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं जो कंपटीशन प्रोवाइड करते हैं किसके साथ, बैड माइक्रोब्स के साथ। तो बैड माइक्रोब्स के साथ अगर वो कंपटीशन करेंगे तो वो एक तरह से क्या कर रहे हैं कि बैड माइक्रोब्स के अंदर एंट्री करने से और उसको अंदर जाने से वो रोक रहे हैं। तो गुड गट बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छे भी होते हैं। सेलुलर बैरियर्स की अगर हम बात करें तो सेलुलर बैरियर्स में हमें कुछ टाइप के ल्यूकोसाइट्स देखने को मिलती हैं, WBCs देखने को मिलती हैं, जिसे हम वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स कहते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं, जैसे कि पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, PMNL जैसे कहते हैं, न्यूट्रोफिल्स जैसे कहते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, कुछ टाइप के WBCs हैं, ये ल्यूकोसाइट्स हैं जो कि सेलुलर बैरियर, सेल के लेवल पर जो भी बैरियर्स होते हैं उन्हें हम सेलुलर बैरियर्स कहते हैं। जैसे कि मोनोसाइट्स हो गई, नेचुरल किलर सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं टिश्यूज़ में, ठीक है। ये सारे क्या करते हैं, ये माइक्रोब्स की ग्रोथ को, माइक्रोब्स को पहले तो ईट कर लेते, किल कर लेते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और उसको कभी कभी मैक्रोफेजेस है वो तो ईट कर लेती हैं। फेजेस मींस ईट कर लेना, ठीक है। तो मैक्रोफेजेस उन हार्मफुल सब्सटेंसेस को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करके ईट कर लेती हैं। लास्ट है साइटोकाइन बैरियर्स। साइटोकाइन बैरियर्स के कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे कि इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, ऐसे कुछ अदर केमिकल्स भी होते हैं जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट करती हैं। मींस किसी वायरस ने किसी हमारे बॉडी के सेल को इन्फेक्ट कर दिया, उसके बाद क्या होता है, वो कभी कभी क्या होता है कि वो जो सेल जिसको इन्फेक्ट किया है वायरस ने, वो कुछ प्रोटीन सिक्रीट करने लगते हैं जिन्हें हम इंटरफेरॉन्स कहते हैं। और वो प्रोटीन्स वहाँ से निकल कर नॉन इन्फेक्टेड सेल्स की तरफ जाती हैं, जिससे कि फर्दर वायरल इन्फेक्शन को रोक सके। वो प्रोटीन्स ऐसी होती हैं कि वो अदर सेल्स को ये मतलब सिग्नल भेजती हैं कि आप पहले से ही सतर्क हो जाइए क्योंकि वायरस ने मुझे इन्फेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये कैसे करती हैं हम बताते हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंटरफेरॉन्स, ये देख सकते हैं वायरस ने सेल को
अटैक किया हुआ है, इस सेल को वायरस ने अटैक किया हुआ है, इस सेल के अंदर इंटरफेरॉन्स बनना भी स्टार्ट हो गया। इंटरफेरॉन्स यहाँ से रिलीज़ हुआ तो दूसरी सेल्स की तरफ गया, यहाँ गया, यहाँ गया और यहाँ गया। तो ये क्या करते हैं कि इंटरफेरॉन्स जाके अदर सेल से बाइंड किया, रिसेप्टर से बाइंड किया और उनको ये सिग्नल दिया कि नेबरिंग सेल्स जो अनइन्फेक्टेड थी डिस्ट्रॉय आरएनए एंड रिड्यूस प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, सिग्नल किया नेबरिंग अनइन्फेक्टेड सेल्स को आरएनए को अपना डिस्ट्रॉय कर दो और प्रोटीन सिंथेसिस को कम कर दो। ठीक है, ताकि जो वायरस अगर उनको इन्फेक्ट करे तो वो आगे फर्दर डेवलपमेंट उसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। दूसरी सेल थी, उसको क्या सिग्नल दिया, नेबरिंग सेल्स टू अंडरगो एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सेल डेथ होती है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ जिसे कहते हैं, जिसमें कि सेल ख़त्म हो जाती है, सेल को नष्ट कर दिया जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एपोप्टोसिस। तो ये बिल्कुल प्रोग्राम्ड वे में होती है। तो नेबरिंग सेल्स को ये सिग्नल देती हैं। तीसरी चीज़ ये क्या करती है कि एक्टिवेट करती है इम्यून सेल्स को कि वो रिस्पॉन्स करें, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करें और इम्यूनिटी प्रोवाइड करें, जिससे कि वो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो वायरस ने इन्फेक्ट किया है उसके अगेंस्ट वर्क कर सकें। So this is all for today. In the next video I'll talk about some other topics, so don't forget to watch the next video. Until that, stay tuned. Thank you so much.